हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं 10th चैप्टर सेक्शन ए का कमर्शियल लॉ का डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम मिस आउट नहीं कर सकते। और इसका मेन क्वेश्चन यही आता है कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मोड्स बताइए। यहाँ पे हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कौन कौन से तरीके हैं जब हम कह सकते हैं कि हमने जो है कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया और अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो गए हैं। कब हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट से हम डिस्चार्ज हो गए हैं, फ्री हो गए हैं? जब जितनी भी राइट्स और ऑब्लिगेशंस थी जो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर क्रिएट हुई थी वो सब फुलफिल हो जाए, तब हम कहेंगे कि हम जो है कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो गए हैं। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं दो पार्टीज की, एक्स एंड वाई। एक्स की ड्यूटी थी वाई को कार प्रोवाइड करना और वाई की ड्यूटी थी एक्स को कैश प्रोवाइड करना। मीन्स मान लीजिए उसने 2 लाख की वो जो है वो कार परचेज की थी। जब एक्स ने वाई को कार दी, यहाँ पे एक्स जो है वो डिस्चार्ज हो गया कॉन्ट्रैक्ट से, वो फ्री हो गया कॉन्ट्रैक्ट से, उसकी ड्यूटी खत्म। अब जब वाई ने वाई की ड्यूटी कब खत्म होगी? जब वो 2 लाख रुपए जो कैश है वो एक्स को देगा। तब इन दोनों, अगर इसने इसको कार दे दी, इसने इसको कैश दे दिया, तब हम कह सकते हैं कि एक्स और वाई दोनों की ही दोनों जो पार्टीज है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो है वो डिस्चार्ज हो गई हैं फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। अब ये डिस्चार्ज होने के लिए, फ्री होने के लिए बहुत सारे मोड्स होते हैं, 6 मोड्स दिए हैं। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हर साल आता है, अगर इस बार भी आपको ये क्वेश्चन जो है वो मिलता है तो प्लीज आप ये डायग्राम जरूर बना कर आइए जिसमें हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन है कि कौन कौन से मोड्स होते हैं। बाय परफॉर्मेंस, बाय म्यूचुअल परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 मोड्स ऑफ डिस्चार्ज है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। और उनके फर्दर भी जितने भी टाइप्स हैं वो सभी इस डायग्राम में शो हो रही है। अगर आप ये डायग्राम बनाकर आओगे तो 20 में से नियरली 10 मार्क्स तो वो एग्जामिनर खुश होकर इसी चीज़ के दे देगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से हर मोड जो है वो क्लियर हो रही है और ये अच्छे से पता लग रहा है कि बच्चे को जितनी भी मोड्स है वो सभी आती हैं। फर्दर जब आप इन मोड्स को करोगे बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, बुक से बहुत कंटेंट अवेलेबल है। और जो मेरे नोट्स है जिसमें आपको पार्ट 2 में जो वीडियो मिलेगी इस चैप्टर की, वहाँ पे हम मेनली देखेंगे कि इसका हमने एक एक लाइन में मीनिंग लिखना होता है, जैसे ऑल्ट्रेशन का, नोवेशन का, इन सभी के जो हमने एक एक लाइन में मीनिंग लिखना है, 1 या 2 लाइन्स में। और जो बाकी हमने 4-5 लाइंस के लिए पैरा बनाना है वो हमने एग्जाम्पल लिखनी है। मीन्स इस चैप्टर में अगर हम 10 मोड्स करेंगे तो 10 की 10 एग्जाम्पल होंगे और वो बहुत छोटी छोटी एग्जाम्पल्स लेनी है, बहुत बड़ी बड़ी नहीं लेनी। अगर आपको बुक वाली बड़ी लगती है तो जो पार्ट 2 होगा इस वीडियो का जिसमें मैं अपने नोट से आपको करवाऊंगी, आप वहाँ से देख सकते हो, वहाँ छोटी छोटी एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। क्योंकि जितना मर्जी हम लेंथी क्वेश्चन ले जाएं, लेकिन अगर हम इसको 12 पेजेस 15 पेजेस का क्वेश्चन लिख लें तो बहुत आराम से अवेलेबल है हमारे पास कंटेंट, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन पेपर का जो टाइम है वो टाइम लिमिट हमें रोक देता है और जो वहाँ पे पेजेस की होती है प्रॉब्लम वो भी आ जाती है कि इतने ज़्यादा पेजेस नहीं होते हैं, हमें इक्वली हर क्वेश्चन के लिए पेजेस भी उतने ही भरने होते हैं। सो ये डायग्राम ज़रूर अपने पेपर में बनाइए और इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स ज़रूर आप करिए पेपर में, अगर आपको चाहिए कि आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास फर्स्ट डिस्चार्ज जो है वो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। मीन्स जब हम जो है अपने काम से फ्री हो जाते हैं, दोनों पार्टीज जो हैं या एक पार्टी जो है अपना काम पूरा कर देती है, जो उसकी ड्यूटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो परफॉर्म कर देती है और वो फ्री हो जाती है। सो कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज व्हेन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। जो उनकी ड्यूटीज है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अराइज हुई वो सब फुलफिल कर देती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि पीटर एग्रीज टू सेल हिज साइकिल टू जॉन फॉर 10,000 टू बी पेड बाय जॉन ऑन द डिलीवरी ऑफ साइकिल। जब पीटर ने यह भी प्रोमिस हुए हैं कि वो उसको बेचेगा और वो बदले में उसे पैसे देगा जॉन। जब पीटर जॉन को डिलीवरी कर देगा इट मीन्स पीटर जो है फ्री हो गया, अपनी कॉन्ट्रैक्ट से अपनी ऑब्लिगेशन उसने फुलफिल कर दी। जब जॉन भी उसको पैसे दे देगा तब जॉन भी फ्री। जब परफॉर्म उन्होंने कर दिया तब जो भी ऑब्लिगेशन थी तब वो जो है डिस्चार्ज हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट से। सो ये फर्दर जो है हमने यहाँ पे भी देखा था, ये फर्दर जो है 2 टाइप्स का होता है, एक्चुअल
और अटेम्प्टेड, एक्चुअल परफॉर्मेंस जब दोनों ने एक्चुअल में काम कर दिया और कुछ भी बाकी नहीं है अभी, means when both the parties to contract perform their obligations in a manner prescribed within time and there remains nothing to be performed. यही एग्जाम्पल हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं थोड़े से चेंजेस करके, यहाँ से पीटर और जॉन की जगह अगर हम राम श्याम गीता सीता कुछ भी लिखकर साइकिल की जगह कार ले लें, फुटबॉल ले लें, कुछ भी ले लें, मीन्स यहाँ पे कुछ भी बाकी नहीं है, उसने साइकिल दे दी, उसने पैसे दे दिए, सब काम खत्म. बाय टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मीन्स जो अभी एक्चुअल में परफॉर्म नहीं हुआ लेकिन एक ऑफर ये अभी दिया हमने कि हम उसे परफॉर्म करेंगे. इसमें हम कह सकते हैं कि अभी प्रोमिसेस ही हुई हैं. जैसे हम टेंडर्स देते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, हमने जनरली सुना कि टेंडर कोटेशंस आती है, फिर टेंडर खुलते हैं, मींस अभी हम ऑफर करते हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं. जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स की, अगर हम कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग्स हैं उनकी बात करें, उन कंपनीज की बात करें, तो वहाँ पे टेंडर्स खुलते हैं कि 4-5 लोगों ने जो है उनको ऑफर किया कि हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं और परफॉर्म करना चाहते हैं अपनी ऑब्लिगेशन, उसे हम कहेंगे बाय टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. सो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में आगे फर्दर दो ही टाइप्स आती हैं, एक्चुअल और अटेम्प्टेड. नेक्स्ट आता है बाय म्यूचुअल परफॉर्मेंस. म्यूचुअल परफॉर्मेंस मीन्स जब दोनों ही पार्टीज जो है खुद म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं और म्यूचुअल कंसेंट से ही उस जो है कॉन्ट्रैक्ट से या एग्रीमेंट से फ्री हो जाती हैं, डिस्चार्ज हो जाती हैं. चाहे दोनों ही पार्टीज ने परफॉर्म कर लिया तब भी वो दोनों पार्टीज फ्री इस केस में होगी. इस केस में क्या होगा कि वो दोनों पार्टीज डिसाइड करेंगे कि ठीक है अब हमसे फर्दर नहीं हो रहा, हम दोनों जो है अपनी अपनी कंसेंट दे रहे हैं, फ्री कंसेंट दे रहे हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करेंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे. इसमें फर्दर हमारे पास आ जाते हैं बहुत सारी टाइप्स लाइक नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसेशन, रिमिशन, वेवर, मर्ज. 1 2 3 4 5 एंड 6 फर्दर टाइप्स आती हैं और इन टाइप्स को हम एक एक लाइन में ही एक्सप्लेन करेंगे, बाकी जो है हम इनकी एग्जांपल्स में मेनली फोकस करेंगे. नोवेशन क्या होता है? जब पुराने कॉन्ट्रैक्ट के बदले एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है और उस नए कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है, नई पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और न्यू टर्म्स आती हैं और ओल्ड वाली कुछ नहीं रहता. X owes money to Y. X owes money to Y. It is agreed that X, Y, and Z, that Y shall henceforth accept Z as his debtor in place of X. यहाँ पे क्या था? X और Y थे. X ने जो है वो Y को कुछ पैसे देने थे, यहाँ इससे उधार लिए हुए थे पैसे, तो X क्या है? डेटर. ये इनका कॉन्ट्रैक्ट था. अब इसमें क्या हुआ, इनकी खुद की टर्म्स एंड कंडीशंस थी. इसका टाइम पीरियड था 2 मंथ्स का, ये टर्म एंड कंडीशन भी लगा ले हम बीच में. अब क्या हुआ, एक्स ने कहा वाई को कि तुम जो है जेड को अपना डेटर मान लो, जेड को अपना डेटर मानो, मुझे भूल जाओ और जेड को 3 मंथ्स का टाइम दे दो. सो यहाँ पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट हो गया. नोवेशन आई मीन्स जो पुराना एक्स और वाई का कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म, ओल्ड पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट खत्म, न्यू पार्टीज आ गई वाई और जेड. और जो पुरानी टर्म्स थी, ओल्ड टर्म्स थी 2 मंथ्स की, वो भी खत्म और न्यू टर्म्स आ गई 3 मंथ्स. सो नोवेशन से कैसे होता है कि जब पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म हो जाता है और नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, इसमें पार्टीज भी न्यू आएंगी, इंट्रोड्यूस होंगी और टर्म्स एंड कंडीशंस भी न्यू इंट्रोड्यूस होंगी. सो ये हम रीड कर सकते हैं, अदरवाइज इतना हमें करने की ये ज़रूरत नहीं है. सेकेंड पॉइंट आएगा ऑल्ट्रेशन. ऑल्ट्रेशन में हम जो है सेम है नोवेशन की तरह है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है कि नोवेशन में पार्टीज भी न्यू थी लेकिन ऑल्ट्रेशन में पार्टीज पुरानी रहेंगी, सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो न्यू आएंगी. मींस मटेरियल चेंज, मींस इंपॉर्टेंट चेंजेस आएंगे टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में. यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, वही अगर हम पुरानी वाली एग्जांपल लें एक्स वाई और जेड वाली, यहाँ पे वाई को जो है ने जो है जेड को जब अपना डेटर माना, तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 से 3 टर्म्स करेंगे. मींस एक्स और वाई में पुराना कॉन्ट्रैक्ट था 2 मंथ्स का, ऑल्ट्रेशन हुई, नए चेंजेस आए और टर्म्स चेंज हो गई, मींस एक्स और वाई में कॉन्ट्रैक्ट हो गया अब 3 मंथ्स का. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टर्म्स में चेंजेस आया, पार्टीज वही रही, कॉन्ट्रैक्ट वही रहा एक्स और वाई के बीच में. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्स और वाई की जगह कहाँ पे हो जाएगा, जेड और वाई के बीच में, और 2 मंथ्स से 3 मंथ्स हो जाएगा. मींस टर्म्स भी चेंज और कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज भी चेंज, वो भी न्यू आ जाएंगी. सो ये ऑल्ट्रेशन
का मतलब होता है जब हमने सिर्फ टर्म्स में जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो चेंज करनी है, और नोवेशन में हमने टर्म्स भी चेंज करनी है, प्लस जो पार्टीज हैं वो भी हमने न्यू इंट्रोड्यूस करनी है। सो एक छोटा सा डिफरेंस है जो हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया। थर्ड पॉइंट आता है रिसेशन, जब हम कैंसिल कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। अब कॉन्ट्रैक्ट को हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं? म्यूचुअल कंसेंट से, कि दोनों ही पार्टीज कहें कि ठीक है हम नहीं हमसे हो रहा हम कैंसिल करें, या अग्रीव्ड पार्टी, जिस पार्टी के साथ धोखा हुआ है, जिस पार्टी के साथ ब्रीच कमिट हुआ है, वो पार्टी कैंसिल करेगी कॉन्ट्रैक्ट। बाय पार्टी हुज कंसेंट इज नॉट फ्री, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के केसेस में होता है, जब उस पार्टी ने अपना कंसेंट फ्रीली दिया ही नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट फर्दर नहीं करेगी, वो कैंसिल कर देगी। रिसेशन मीन्स कैंसिल करना कॉन्ट्रैक्ट को। X promises to supply Y 10 bags of wheat on 15th April and Y promises to pay 5,000 on the same day. On 10th November, both parties agree that the contract would not be performed. So it is rescission of contract. अब दोनों ही पार्टीज ने मिलकर कह दिया, X ने कहा था मैं तुम्हें wheat दूंगा, या सिंपल एग्जांपल ले लें X और Y की, X ने Y को कहा कि मैं तुम्हें कार दूंगा अपनी, और Y ने कहा ठीक है मैं तुम्हें जो है एक दिन के हिसाब से रेंट दे दूंगा 1,000 हफ्ते का। सो यहाँ पे इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ मंडे को, ट्यूसडे को इन्होंने कह दिया कि भाई हमसे नहीं होगा, या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, और ये दोनों ने अपनी मर्जी से जो है म्यूचुअली कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। यहाँ पे हम कहेंगे कि वो रिसेशन से वो जो है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से हो गया, उनका वो फ्री हो गया कॉन्ट्रैक्ट से, रिसेशन से। नेक्स्ट आता है रिमिशन, मीन्स रिमिट करना, जब एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी से एक्सेप्ट कर लेती है थोड़ा कम, जितने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हो, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए। एक्स ने वाई को देने थे 5,000, लेकिन वाई ने कहा कि तुम मुझे 2,000 दे दो और बाकी रहने दो। यहाँ पे जो एक्स है वो पूरे के पूरे 5,000 के डेट से डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि यहाँ पे रिमिशन लगाया वाई ने, उसने रिमिट कर दिया कि तुम मुझे 2,000 दे दो बाकी रहने दो। सो नेक्स्ट आता है वेवर। वेवर मीन्स जब बोथ द पार्टीज जो हैं वो एग्री कर देती हैं कि हम अपना राइट छोड़ रहे हैं, डेलिब्रेटली वो अबंडन कर देती हैं अपना राइट, जानबूझ के अपना राइट छोड़ देती हैं, ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करती, रिलीज कर देते हैं एक दूसरे को ऑब्लिगेशन से। एक्स पेज 50 टू वाई, एक्स ने 50 रुपीज़ वाई को दिए और कहा कि तुम मुझे जो है एक पिक्चर पेंट करके दो। अब बाद में एक्स ने वाई को मना कर दिया कि तुम मुझे ना करके दो पेंट पिक्चर। यहाँ पे वाई जो है नो लॉन्गर बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस, मीन्स पहले एक्स ने कहा था मुझे वाई को पेंट करके दो पिक्चर, लेकिन अब एक्स ने खुद ही अपनी जो राइट है वो गिव अप कर दिया, खुद ही दूसरी पार्टी को इस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री आउट कर दिया। इसे हम कहेंगे कि जब हम डेलिब्रेटली किसी को फ्री आउट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट से, उसकी ऑब्लिगेशन से, उसे कहते हैं वेवर। सिक्स्थ पॉइंट आता है मर्जर। मर्जर मीन्स जब हम इमर्ज हो जाते हैं ऑफ एन इंफीरियर राइट ऑफ अ पार्टी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट टू अ सुपीरियर राइट, जब इंफीरियर जो है वो सुपीरियर में मर्ज हो जाता है, जैसे टीनेंट जो है वो ऑनरशिप में कन्वर्ट हो जाती है, टीनेंसी। एक्स ने एक घर लीज पे लिया हुआ था, मतलब रेंट पे लिया हुआ था वाई से 10 साल के लिए, और कुछ सालों के बाद 10 साल के बाद उसने क्या किया, वो घर खरीद लिया एक्स ने। अब पहले उसका राइट क्या था, वो एक उसका टीनेंट था, मीन्स वो रेंट पे रहता था, किराएदार था वाई का, अब वो उस घर का ऑनरशिप हो गया। इट मीन्स पहले वो इन्फीरियर था, उसका किराएदार था, अब सुपीरियर हो गया, सो ये मर्जर होगा। सो ये थे 6 पॉइंट्स जो हमने बाय म्यूचुअल परफॉर्मेंस किए। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जिसमें दो जो है आएंगी, इनिशियल और सुपरवेनिंग। इनिशियल के भी फर्दर दो हैं, नॉन टू पार्टी, अननोन टू पार्टीज, और सुपरवेनिंग या जिसे हम सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी भी कहते हैं, उसके भी फर्दर 5 पॉइंट्स है जो हम करेंगे। सो डिस्चार्ज बाय पॉसिबिलिटी ऑफ इम्परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यहाँ पे एक मैक्सिम है, लेक्स नॉन कॉगेट एड इम्पॉसिबिलिया, मीन्स जहाँ पे लॉ डज नॉट कंपेल द इम्पॉसिबल। ये डॉक्ट्राइन यहाँ पे यूज किया जाता है। इट मीन्स कि एग्रीमेंट जो है वो इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, हम उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, चाहे वो लीगली लॉ ने इम्पॉसिबल बना दिया है, या वो फिजिकली अब इम्पॉसिबल हो गया है कि वो खत्म होगी वो सब्जेक्ट मैटर, तब भी हम कहेंगे कि वो फिजिकली इम्पॉसिबल हो गया। सो फर्स्ट आता है इनिशियल या प्री कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी, मीन्स जब कॉन्ट्रैक्ट के बिगिनिंग में ही जो है
पहले से ही हमें पता हो कि वो इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना। जब वो नॉन टू पार्टीज है उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी, और वो वॉइड एब इनिशियो मीन स्टार्टिंग से वॉइड होगा। जब दोनों ही पार्टीज को पता है कि वो जिस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं वो हो ही नहीं सकता, तो इट मीन्स वो वॉइड एब इनिशियो है। अब एक्स एग्रीज टू पुट लाइफ इनटू डेड बॉडी ऑफ वाइज मदर, दोनों को ही पता है, वाई को भी पता है एक्स को भी पता है कि ऐसा इम्पॉसिबल है, सो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो है एग्रीमेंट। जब अननोन टू पार्टीज होता है कि दोनों ही पार्टीज को नहीं पता होता कि वो जो जिस बारे में वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। जैसे हमने एक पीछे भी एग्जांपल ली थी, हम वही एग्जांपल ले रहे हैं, एक्स और वाई, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि एक्स जो है वाई को, एक्स जो है अभी अमृतसर में रह रहा है, ठीक है जी, और एक्स और वाई में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक्स वाई को कहता है कि मैं, एक्स के पास एक मुंबई में घर होता है कि वो उसको वो बेच देगा। दोनों ही पार्टीज को नहीं पता कि जो एक्स का मुंबई वाला घर है वो फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो यहाँ पे जो है वो अननोन टू पार्टीज है इम्पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो परफॉर्म ही नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट, वो अपना घर बेच ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं, उसकी अब एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सो मिस्टेक्स जो है रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर वो यहाँ पे आएंगी जब अननोन टू पार्टीज की बात होगी। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकेंड पॉइंट, सुपरवेनिंग और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। जो इम्पॉसिबिलिटी अराइज होती है कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी कहते हैं, और इंग्लैंड में इसी डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी को डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल बनता है कब, जब इसकी फॉर्मेशन हो चुकी है उसके बाद में। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। Destruction of subject matter means X agrees to ship Y's cargo on a specific date. On that date, X ship is unable to load cargo. The contract would not be discharged because there is no specific subject matter. जब जो subject matter है वो ही destroy हो गया। यही हमने बात की थी यहाँ पे भी अननोन टू पार्टीज में भी, मीन्स यहाँ पे जो उसका मुंबई वाला घर था वो आग की वजह से, फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रक्शन की वजह से भी जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है परफॉर्म करना। कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था इन दोनों के बीच में 9th को और आग लगी 10th को। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं थोड़े से चेंजेस करके यही एग्जांपल यहाँ पे फिट आउट कर सकते हैं कि सब्जेक्ट मैटर जब डिस्ट्रॉय हो गया तो वो फिजिकली इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, सो यहाँ पे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ गई। सेकेंड आता है नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग। जब जिस बारे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। जैसे यहाँ पे जो डिफेंडेंट था उसने जो फ्लैट था वो हायर किया था कि कोरोनेशन जो प्रोसेशन था किंग एडवर्ड 7 का, मीन्स जो उसकी क्राउनिंग सेरेमनी थी उसके लिए, लेकिन दोनों को ही नहीं पता था कि पर्पस जो है वो हायरिंग ऑफ द फ्लैट वाज नोन टू बोथ द पार्टीज। लेकिन पर्पस पता था कि हम क्यों हायर कर रहे, दोनों पार्टीज को ये नहीं पता था कि जो प्रोसेशन है वो कैंसिल हो चुकी है। सो यहाँ पे अगर हम पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे परफॉर्म करना उस कॉन्ट्रैक्ट को पॉसिबल होगा। सो ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है। डेथ या पर्सनल इनकैपेसिटी, अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है वो पर्सनली इनकैपेबल हो गया उससे परफॉर्म करने के लिए, सो ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब तो वो पर्सन जिंदा था, लेकिन अगर बाद में मर गया तो वो सब्सिक्वेंट इन आएगा हमारा। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, जब लड़ाई लग गई, सो अगर हम फॉरेन में ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो अब जो है हमारे दुश्मन बन गए हैं, एलियन एनिमीज बन गए हैं, सो अब उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। सो यहाँ पे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आएगी एक्स इंडिया का और वाई पाकिस्तान का, और एक्स ऑफ इंडिया अंडरटेक्स टू सप्लाई कंपोनेंट्स ऑफ गन्स। इंडिया का जो एक्स है उसने अब कंपोनेंट्स जो है गन के वाई ऑफ पाकिस्तान को देने हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब सिचुएशन ठीक थी दोनों कंट्रीज में, लेकिन उसके बाद जो है वो वार ब्रोक आउट हुई जिसकी वजह से अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो वो वॉइड हो गया। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इस सब सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की, क्योंकि हम इस इम्पॉसिबिलिटी को एज एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हम इसे परफॉर्म ही नहीं करेंगे अब इस कॉन्ट्रैक्ट को, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना डिफिकल्ट है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट में हम कोई
एक भी पार्टी, दो पार्टीज में से एक पार्टी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देती है, मीन्स फेल हो जाती है अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, तब हम कहेंगे कि ये डिस्चार्ज हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट से, फ्री हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट से बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम जो है डिस्चार्ज हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट से। सो इसके भी आगे फर्दर हम देखते हैं, इसकी दो टाइप्स है मेनली, एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच में फर्दर टू आएंगी, जब परफॉर्मेंस एक्चुअली ड्यू हुई है और तब हमने ब्रीच कमिट किया है, या कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते करते जो है हमने ब्रीच कमिट किया। व्हेन परफॉर्मेंस इज एक्चुअली ड्यू, इसकी हम इसमें हम एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इसकी सिर्फ हम एग्जाम्पल समझेंगे और वही एक्सप्लेनेशन में लिख देंगे कि एक्चुअल ब्रीच कब होती है, जब एक पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए फेल हो जाती है या रिफ्यूज़ कर देती है, उस वक्त जब वो परफॉर्मेंस एक्चुअली ड्यू हो जाती है, मीन्स जब वो ड्यूटी का करने के लिए टाइम आ जाता है। X agrees to deliver 10 bags of rice on 1st February। 1st Feb को 10 bags राइस के जो X ने डिलीवर करने थे, बट वो नहीं करता उस डेट पे, सो ही इज सेड टू हैव कमिटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली अगर Y डिलीवर, X जो है वो डिलीवर कर देता लेकिन Y बिना मतलब के रिफ्यूज कर देता उन्हें एक्सेप्ट करना, तो यहाँ पे Y जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमिट करेगा। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस X contracted with railway company to supply 3,000 tons of railway chairs at a certain price to be delivered in installments। X ने रेलवे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो सप्लाई करेगा 3,000 टन जो है वो रेलवे चेयर्स के इंस्टॉलमेंट्स में, लेकिन 1,787 टन्स के बाद रेलवे कंपनी ने कहा एक्स को कि तुम बाकी अब ना करो डिलीवरी। यहाँ पे एक्स जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्शन लाएगा रेलवे कंपनी के खिलाफ, क्योंकि वो अभी परफॉर्म कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ही उसको जो है रिफ्यूज कर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए। सो यहाँ पे दो टॉपिक्स की हमने, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जब परफॉर्मेंस एक्चुअली टाइम पे ड्यू होती है, या जब पर हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर रहे हैं उसके बीच में जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमिट होता है। सेकेंड आता है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जब एक पार्टी जो है वो रिफ्यूज कर देती है कि हम जो है अपनी ऑब्लिगेशन नहीं करेंगे पूरी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी बनेगी ड्यू डेट ऑफ इट्स परफॉर्मेंस से पहले, इसे हम कहेंगे एंटिसिपेटरी और कंस्ट्रक्टिव ब्रीच। एक्स प्रोमिसेस टू लेट हिज हाउस टू वाई फॉर 300 फ्रॉम 1 अगस्त। 1 अगस्त से जो एक्स का घर है वो उसने रेंट पे दे दिया वाई को, लेकिन 15 जुलाई को ही उसने कह दिया कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं दूंगा। यहाँ पे एंटिसिपेटरी ब्रीच है, मीन्स क्योंकि उसने जो है अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से भी मना कर दिया। ये एक्सप्रेसली उसने कहा बोलकर, सो एक्सप्रेसली हो गया। इम्प्लाइडली होगा जब वो कहेगा कि एक्स प्रोमिसेस टू मैरी वाई इन मंथ ऑफ फेब, बट इन द मंथ ऑफ फेब जैन एक्स मैरिज जेड। एक्स ने वाई को कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा फेब में, लेकिन जैन में ही वो जो है जेड से शादी कर लेता है। यहाँ पे एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है बाय एन इम्प्लाइड एक्ट। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मेनली हमने यही बताना है कि जब पार्टी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट की रिफ्यूज कर देती है हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना, मीन्स जो उसकी ड्यूटी बनती है उसे पूरा करना। इससे क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जो एग्रीव्ड पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकती है या कह दे कि इट्स ओके हम फर्दर ऐसे ही चला लेंगे अगर कुछ हो सके, अदरवाइज वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कब लॉ की तरफ से ही जो है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाती हैं, जब किसी भी एक की डेथ हो जाए। ऑब्वियस है जब वो पर्सनली उसकी डेथ ही हो गई तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कौन फुलफिल करेगा। अब सी एक पेंटर है और उसने प्रॉमिस किया था कि वो बी को पिक्चर पेंट करके देगा, लेकिन पेंट करने से पहले सी मर गया। अब सी जो पेंटर है उसकी क्वालिटीज़ वो सी के पास ही थी पेंटिंग की, अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी डिस्चार्ज हो गए उस कॉन्ट्रैक्ट से। सेकेंड आता है इंसॉल्वेंसी। जब एक बंदा जो है कर्ज हो गया, मीन्स कर्ज में वो डूब ही गया, तब भी उसकी जो है हम कह देंगे कि वो लॉ की तरफ से डिस्चार्ज हो गया कि अब वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर जो उसने किए हुए थे वो फुलफिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास जितना पैसा उसके पास 10,000 ही थे, तो वो 50,000 का डेट कैसे पे आउट करेगा, वो 10,000 देकर ही फ्री हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है मर्जर। मर्जर मीन्स जब सुपीरियर राइट जो है वो मर्ज करती है इन्फीरियर राइट के साथ, मीन्स वही पिछली वाली बात कि जब इन्फीरियर जो है वो सुपीरियर में मर्ज हो जाता है।
एक्स प्रोमिसेस टू सेल्फ, वही एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे उन्होंने एक न्यू एग्जांपल भी दी हुई है कि एक्स ने प्रॉमिस किया कि वो 500 यूनिट्स जो है फायर को बेचेगा। लेटर ऑन उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 500 से 1000 रुपया कर लिया। अब दोनों ही पार्टीज जो है डिस्चार्ज हो जाएंगी 500 वाले कॉन्ट्रैक्ट से। मटेरियल अल्ट्रेशन, जब इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है उसे हम कहते हैं मटेरियल इन्फॉर्मेशन। सो इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें अगर कोई अल्ट्रेशन आई है दूसरे की पार्टी के कंसेंट के बिना, दो पार्टीज हैं ए और बी, और ए ने अपनी मर्जी से जो है वो मटेरियल अल्ट्रेशन कर दिया और बी ने किया और ए को उसने बताया भी नहीं, तो यहाँ पे जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट से जो ए है, क्योंकि ए को तो पता ही नहीं है कि ऐसी कोई अल्ट्रेशन भी हुई है। सो लास्ट टॉपिक आता है हमारा डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। जब पीरियड खत्म तो ऑब्वियस कॉन्ट्रैक्ट खत्म। इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग एक पीरियड लिमिट किया हुआ है अगर सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करना है 3 इयर्स के लिए, और एग्रीव्ड पार्टी जो है 3 साल के बाद कोई भी क्लेम या सूट फाइल नहीं कर सकती सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स के केसेस में कोर्ट में, अगर वो 3 ईयर से ज़्यादा का है। इन केस वो 3 ईयर से बाद कर दिया तो इट मीन्स कोई भी पार्टी जो टू अ कॉन्ट्रैक्ट है वो अब डिस्चार्ज हो चुकी है क्योंकि वो टाइम ख़त्म हो गया अब। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने कवर आउट किए मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। एक ही वीडियो में हमने ये कवर आउट किया है बुक टू बुक एक्सप्लेनेशन में। सेकेंड वीडियो में हम जो है मेरे नोट्स से वहाँ से करेंगे कि इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे हमने 7 to 8 पेजेस में कवर आउट करना है, कैसे हमने कट करके छोटा करके उस आंसर को लिखना है 20 मार्क्स के प्रॉपर क्वेश्चन के लिए। मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के इस वीडियो के साथ ही हमारी बुक टू बुक एक्सप्लेनेशन खत्म, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट से। ये प्रॉपर विद एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, कटिंग भी बीच में मैंने बाद में लिख कर किया सो दैट कि आपको साथ साथ में पता चल जाए कि अगर आप लिखना चाहते हो, आपकी स्पीड है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी आप कर सकते हो। उस वीडियो का जो जब डलेगी तो उस वीडियो में आपको इस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा अगर बाई चांस आपको ये वीडियो नहीं मिल रही या किसी को शेयर आउट करनी है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।